दुनिया का सबसे शानदार बहरी जहाज RMS टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में क्यों डूब गया, जिसे अनसिंकेबल यानी कि ना डूबने वाला कहा गया। आखिर ये कैसे डूबा और बाद में क्या तब्दीलियां की गईं। 14 अप्रैल को जहाज ने मल्टीपल आइसबर्ग की मौजूदगी की वार्निंग रसी कि उसने रास्ते में 3 बड़े आइसबर्ग देखे। एक और बहरी जहाज जिसका नाम मिसाबा था, वहाँ पर मौजूद मार्कोनी रेडियो स्टेशन टाइटैनिक के लिए मैसेज भेजने और रिसीव करने में मसरूफ। एंड नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार बहरी जहाज RMS टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में क्यों डूब गया, जिसे बनाने में तो कई साल लगे, लेकिन उसने एक आइसबर्ग के सामने ही घुटने टेक दिए। ये दुनिया का सबसे पहला बहरी जहाज था जिसमें स्विमिंग पूल, कैफे, इवन के लाइब्रेरी जैसी मॉडर्न सहूलियात मौजूद थी, जिसे अनसिंकेबल यानी कि ना डूबने वाला कहा गया। लेकिन एक आइसबर्ग ने ही इसकी तकदीर बदल दी। इस जहाज ने न सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगियां निकाली, बल्कि समुद्री तारीख के लाश को भी हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर ये कैसे डूबा और बाद में क्या तब्दीलियां की गईं, और सबसे दिलचस्प सवाल कि सिर्फ इसके मलबे को डूबने के लिए 70 साल से ज्यादा का अरसा क्यों लगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। को बनाने का ख्याल सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के मालिक JP मॉर्गन के जहन में आया। वो एक ऐसा बहरी जहाज बनाना चाहते थे जो कि ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज हो, बल्कि उसमें वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हों जो उस वक्त के अमीर तरीन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। इस मकसद के लिए उन्होंने हॉलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड को चूज किया, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में वाक़या था और अपने जमाने का सबसे बेहतरीन शिपयार्ड समझा जाता था। उसका डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी थॉमस एंड्रियोस को सौंपी गई। एंड्रियो एक बहुत ही काबिल इंजीनियर था और उसने टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया कि उसे अनसिंकेबल शिप यानी कि ना डूबने वाला जहाज कहा जाने लगा। जहाज की तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई, जिसमें तकरीबन 3 साल का वक्त लगा। इस दौरान 15,000 से ज्यादा मजदूरों ने इस पर काम किया। जहाज की टोटल लंबाई 882 फीट और 9 इंचेस, चौड़ाई 92 फीट 6 इंचेस और ऊंचाई 175 फीट थी। जहाज का कुल वेट 46,328 टन था, जिसमें 3 बड़े प्रोपेलर लगाए गए थे। प्रोपेलर दरअसल एक घूमने वाला पंखा होता है जो हवा या पानी को पुश करके कश्ती या जहाज को आगे बढ़ाता है, जिसमें से 2 प्रोपेलर साइड पे और 1 प्रोपेलर दरमियान में लगाया गया था। इन प्रोपेलर को चलाने के लिए 29 बड़े बड़े बॉयलर लगाए गए थे, जो कि रोजाना 825 टन कोल इस्तेमाल करते थे। को 3 क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लास की सहूलियात इंतहाई शानदार थी, जिसमें बड़े बड़े स्वीट्स थे, जिसमें से कुछ के लिए उस वक्त $400-350 वीकली चार्ज किए जाते थे, जो आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से तकरीबन $1 लाख बनते हैं। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए एक बड़ा डाइनिंग हॉल, एक कैफे, एक जिम्नेजियम और एक स्विमिंग पूल भी था। सेकंड क्लास के कमरे उस वक्त के किसी दूसरे जहाज से काफी बेहतर थे। थर्ड क्लास के कमरे छोटे थे, लेकिन उस वक्त के जहाजों के मुकाबले में काफी बड़े थे। फर्स्ट में 1911 को टाइटैनिक को पानी में उतारा गया। उस वक्त टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसे देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए। पानी में उतारने के बाद टाइटैनिक की इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू हुआ, जिसमें मजीद 10 महीने का टाइम लगा। आखिरकार 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। टाइटैनिक को अपनी पहली वॉयज के लिए 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन बंदरगाह से रवाना होना था। हजारों लोग
टाइटैनिक को अलविदा कहने के लिए जमा हुए। टाइटैनिक पर सवार होने वालों में अमीर, बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियन और कुछ आम लोग भी थे। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों में जॉन जैकब एक्टर, जो कि उस वक्त के अमीर लोगों में एक, बेंजामिन गगनहाइम, एक अमीर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ था, जो कि व्हाइट स्टार लाइन का एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन था। इसने 40 साल तक समुद्र में सफर किया और इसे सी कैप्टन भी कहा जाता था। ये उसका आखिरी सफर था, क्योंकि इस सफर के बाद वो रिटायर होने वाला था। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन बंदरगाह से रवानगी के बाद अपना पहला स्टॉप फ्रांस के शहर शेरबोर्ग में किया, जिसमें मजीद मुसाफिर भी सवार हुए। इसके बाद वो आयरलैंड के क्वीन टाउन भी पहुंचा, जिसे आज कोव भी कहा जाता है। क्वीन टाउन से 123 मजीद मुसाफिरों के बाद टाइटैनिक के मुसाफिरों की कुल तादाद 2224 तक जा पहुंची, जिसमें 387 फर्स्ट क्लास के मुसाफिर, 271 सेकंड क्लास के मुसाफिर और 721 थर्ड क्लास के मुसाफिर शामिल थे, जबकि 885 का ताल्लुक अमले से था। 1912 को दोपहर 1:30 पर टाइटैनिक ने क्वीन टाउन से न्यूयॉर्क के लिए अपना आखिरी सफर शुरू किया। जहाज के सफर के पहले 3 दिन इंतहाई पुरसकून थे। समुद्र हमवार था, हवाएं चल रही थी। स्मिथ ने जहाज की स्पीड 21 नॉट्स रखी, जो कि 39 किलोमीटर पर आवर बनती है और उस वक्त के लिए एक तेज स्पीड। 14 अप्रैल को जहाज ने मल्टीपल आइसबर्ग की मौजूदगी की वार्निंग रिसीव की। उस दिन जहाज के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हार्वर्ड ब्राइड ने 6 मुख्तलिफ जहाजों से आइसबर्ग की मौजूदगी की वार्निंग रिसीव की। शाम 7:20 पर एक और बहरी जहाज कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक को इतला दी कि उसने रास्ते में 3 बड़े आइसबर्ग देखे हैं, लेकिन इस पैगाम को जहाज के ब्रिज तक नहीं पहुंचाया गया। रात 9:20 पर एक और बहरी जहाज, जिसका नाम मिसाबा था, उसने टाइटैनिक को इतला दी कि रास्ते में आइसबर्ग मौजूद है, लेकिन इस पैगाम को भी नजरअंदाज किया गया। 10:55 के करीब कैलिफोर्निया ने एक बार फिर टाइटैनिक को इतला दी कि वो आइस में फंस गया है, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने जवाब दिया, तुम मेरी ट्रैफिक रोक रहे हो और मैं केप रेस के साथ काम कर रहा हूँ। केप रेस न्यू फाउंडलैंड में मौजूद एक मकाम है, जहाँ पर मौजूद मार्कोनी रेडियो स्टेशन टाइटैनिक के लिए मैसेज भेजने और रिसीव करने में मसरूफ था। रात 11:40 के करीब टाइटैनिक का आगे का रास्ता देखने वाला फ्लीट फ्रेडरिक ने ब्रिज को इतला दी कि उसने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा है। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को रोकने का हुक्म दिया और इंजन को रिवर्स में डाल दी। चूंकि जहाज का वॉल्यूम बहुत बड़ा था, इसलिए उसे रोकने में टाइम लगा और एग्जैक्टली 37 सेकंड के बाद जहाज का राइट वाला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर के नतीजे में जहाज के हल्के हिलने की वजह से कई मुसाफिरों को महसूस तक नहीं हुआ कि जहाज में कुछ हुआ है और कई ने इसको इंजन की तब्दीली समझा, लेकिन इंजीनियर ने फौरन भांप लिया कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है। उन्होंने देखा कि पानी 5 वाटर टाइप्स में दाखिल हो रहा है और जहाज को डूबने से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 कंपार्टमेंट्स का भरना काबिल बर्दाश्त था। कैप्टन स्मिथ को सूरत हाल से आगाह किया गया। उसने जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू से मशवरा किया। एंड्रयू ने एस्टिमेट लगाया कि जहाज को डूबने में 1 से 2 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। रात 12:05 पर कैप्टन स्मिथ ने लाइम पोस्ट तैयार करने और सबसे पहले औरतों और बच्चों को सवार करने का हुक्म दिया। टाइटैनिक पर टोटल 20 लाइफ बोट्स थी, जिसमें से 16 लकड़ी की बनी हुई थी और हर एक पर 65 अफराद बैठ सकते थे। 4 लाइफ बोट्स कोलैप्सिबल थी और हर एक पे 47 अफराद बैठ सकते थे। इस तरह टोटल 1178 अफराद को बचाया जा सकता था। ऑन द अदर हैंड टाइटैनिक पर टोटल 2224 अफराद सवार थे। लाइफ बोट को लॉन्च करने का अमल इंतहाई सुस्त था। ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं था कि क्या वाकई टाइटैनिक पानी में डूब सकता है। आधी से ज्यादा लाइफ बोट खाली छोड़ दी। पहली लाइफ बोट नंबर 7 रात 12:45 पर उतारी गई। इसमें टोटल 28 अफराद सवार हुए, जबकि इसमें बैठने की कैपेसिटी 65 अफराद की थी। रात 1:15 पर टाइटैनिक का अगला हिस्सा ज्यादातर पानी में डूब चुका था।
पानी की सतह बुलंद हो रही थी और पानी टाइटैनिक के ऊपर डेक पर चढ़ना शुरू हो चुका था। रात 1:30 पर टाइटैनिक का पिछला हिस्सा भी पानी में उतरना शुरू हुआ और मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गई। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतार दी गई, लेकिन जहाज पर फंसे हुए 1500 से ज्यादा अफराद थे। जहाज के वजन ज्यादा होने की वजह से जहाज 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पहला हिस्सा जो कि अगला हिस्सा था सबसे पहले पानी में डूबा, जबकि चंद मिनट के फासले पर पिछला हिस्सा भी पानी में डूब गया। इस तरह तारीख का सबसे शानदार बहरी जहाज टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 पर अटलांटिक ओशन के नादरन में पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गया। पानी -2 सेल्सियस पे था, जिसकी वजह से ज्यादातर अफराद हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए और सिर्फ 710 अफराद जो कि लाइफ बोट पर मौजूद थे बचने में कामयाब हुए। सुबह 4 बजे कैलिफोर्नियन जहाज जो कि टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल सुनकर मदद के लिए आया, उसने बच जाने वाले अफराद को सवार किया और 18 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार टाइटैनिक का मलबा कैसे ढूंढा गया। एक्चुअली टाइटैनिक का मलबा ढूंढने का काम उसके फौरन डूबने के साथ ही शुरू किया गया। उस वक्त टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि समुद्र की गहराई तक पहुंचा जा सके। बहुत सी कैंपेन इसलिए नाकाम हुई क्योंकि समुद्र की गहराई तक पहुंचने के लिए इक्विपमेंट नहीं था। 1985 में डॉक्टर बलार्ड ने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ टाइटैनिक का मलबा ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने वुड्स ओशनग्राफिक इंस्टीट्यूशन और अमेरिकन नेवी के साथ मिलकर काम किया। उनके पास एक गहराई का रिमोट कंट्रोल रोबोट था। ये रोबोट जहाज के जरिए बंधा हुआ था। इसमें पावरफुल लाइट्स और हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए थे जो कि समुद्र की गहराई से साफ तस्वीरें ले सकते थे। बलार्ड ने एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। उन्होंने सोचा कि जहाज डूबने से पहले 2 बड़े टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसकी वजह से इसके बड़े टुकड़ों के इर्द गिर्द छोटे मलबे की एक वाइड रेंज एरिया होगा। इसके लिए उसने मलबे के मैदान को ढूंढने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने एक सुनार सिस्टम यूज किया जो कि समुद्र की तह तक एक तफसीली नक्शा बना सकता था। ये सुनार सिस्टम जहाज के निचले हिस्से में लगा था जो समुद्र की तह तक किसी भी मलबे का आसानी से पता लगा सकता था। चूंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में ऑलमोस्ट 12,500 की गहराई में था, जो कि 3 किलोमीटर बनता है, तो इसे तलाश करना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। 1 सितंबर 1985 को बलार्ड की टीम ने अपनी तलाश जारी रखी हुई थी। उनका जहाज आरवी कुनार समुद्र के उस हिस्से में मौजूद था जहां टाइटैनिक के डूबने का अंदाजा लगाया गया था। रात को उस वक्त जब टीम मेंबर थक हार कर आराम कर रहे थे, आर्गो रिपोर्ट ने अजीबो गरीब चीजें देखी। ये चीजें दरअसल टाइटैनिक के बॉयलर थे। कुछ ही देर बाद आर्गो रिपोर्ट को समुद्र में टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में दबा हुआ नजर आया। ये लंबा तारीख में दर्ज हो गया जब 70 साल बाद इंसानों ने टाइटैनिक के मलबे का पता लगाया। बाद 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अगला हिस्सा समुद्र की गहराई में दबा हुआ था, जबकि पिछला हिस्सा थोड़ा दूर पड़ा हुआ था। इन दोनों हिस्सों में तकरीबन आधे किलोमीटर का फासला था। जहाज के और भी बहुत से छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे, जिसमें बर्तन, फर्नीचर और जहाज के शीशे शामिल थे। बलार्ड की टीम ने इस मलबे की हजारों तस्वीरें ली और एक फुटेज बनाई। उन्होंने देखा कि इस मलबे को मैरीन लाइफ ने मुकम्मल तौर पर घेर लिया है, जिसमें मुख्तलिफ मछलियां और दूसरे एनिमल शामिल थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि 2030 तक टाइटैनिक का मलबा मुकम्मल तौर पर समुद्र में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।